हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ईओ यानी कि अधिशासी अधिकारी और आरओ के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो सीरीज़ है वो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपसे कहा था कि टाइम टेबल किस तरह से आपको मैं लेक्चर यहाँ पे कवर कराऊँगा और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट कमजोरियों पे काम करना पड़ेगा, है नी। जो कमजोरियाँ हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट हो रही है। टाइम टेबल आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, तो चैनल पे अगर नहीं हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले 3 महीने तक ये सब क्लासें इसी तरह चलती रहेंगी, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा बहुत शेयर जरूर कर देना ना, ठीक है। आपके सहयोग से ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हमें भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में मज़ा आता है। नहीं, अब जब ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर हमारा ही मन नहीं करता ना। अगर आपको लगे कि वीडियो कारगर है, आपने कुछ ना कुछ सीखा है, आपके एग्जाम में काम आएगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, आज हिंदी पे हम लोग बात कर रहे हैं। और हिंदी का एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं वो है समास। इन लोगों ने इस बार के सिलेबस में समास डाल दिया गया है, तो आज का टॉपिक मेरा इसमें यहाँ पे समास रहेगा। देखिए, जब समास की बात करता हूँ तो सिंपल समझते हैं। यहाँ पे समास में बेसिकली हमको यहाँ पे 2 शब्द हमें दिख रहे हैं। एक शब्द इसमें होता है आपका सम, एक शब्द इसमें क्या आपका सम होता है, दूसरा शब्द इसमें आपका आस, ठीक है। सम और आस से मिलकर बना हुआ है समास। सम का बेसिक मतलब होता है आपका यहाँ पे उपयुक्त। सम का बेसिक मतलब क्या होता है यहाँ पे सम का मतलब समान सा नहीं है, सम का मतलब उपयुक्त है, ठीक है। और आस का मतलब है पास आने से। आस का मतलब किससे, यहाँ पे पास आना। यानी कि क्या होता है, जब क्या होते हैं, 2 शब्द उपयुक्त रूप से पास में आ जाते हैं। जब 2 शब्द क्या होते हैं, उपयुक्त रूप से पास में आ जाते हैं, तब उसी को ही हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। आप एक बात समझना, देखिए यहाँ पे जब 2 शब्द मिल करके एक शब्द बना लेते हैं, अब इस शब्द को हम शब्द ना कह करके हम पद कहते हैं। सर, ये शब्द और पद में अंतर क्या होता है, जब अलग अलग प्रयोग होते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं, और अगर जुड़ करके या फिर किसी वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो उसी को हम पद कहते हैं। जैसे मैंने बोला कमल, ये क्या हो गया आपका एक आपका शब्द हो गया। जैसे मैंने बोला नील, ये भी आपका एक शब्द है, लेकिन जोड़ के मैं अगर नील कमल कह देता हूं, अब नील एक पद हो गया और कमल यहाँ पे एक पद हो गया, ठीक। तो उस तरह से है। तो समास क्या हो गया, जब 2 पद क्या होते हैं, उपयुक्त रूप से पास में आते हैं। उपयुक्त रूप से कहने का मतलब क्या है सर, मतलब कि जो पास में आ रहे हैं, जो वास्तव में जो शब्द बन रहा है, इसका क्या होगा, अपना एक निश्चित अर्थ होगा, तभी तो हम उसे उपयुक्त बोलेंगे। उपयुक्त रूप से पास में आते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई भी जो शब्द है ना, पास में जब आते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना। जब कोई शब्द आपका पास में आता है तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। 2 तरीकों शब्द आपका पास में आ सकता है। एक तो कैसा आ सकता है, जैसा मैं बोलता हूं, मैंने बोला चंद्र प्लस उदय, मैंने क्या बोला, एक मैंने बोला चंद्र प्लस उदय, ठीक हो गया है। चंद्र प्लस उदय मैं जानता हूं यहाँ पे ओ प्लस उ मिलकर के ओ हो जाएगा, और ये आपका चंद्रोदय बनेगा, गुण संधि है, चंद्रोदय बनेगा, गुण संधि है। 2 शब्द क्या हो गए, ये पास में आ गए हैं, उचित रूप से आए हैं, शब्द का अपना अर्थ भी है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये भी एक समास है। ये क्या है, ये एक समास है, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर इसमें तो संधि भी है, इसमें तो संधि भी है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये है, जितनी भी संधियां होती हैं वो उन सब में तो समास होता ही होता है। क्यों? क्योंकि 2 शब्द क्या होते हैं, उपयुक्त रूप से पास में आते हैं। तो जितनी भी संधियां होती हैं, उनसे बने हुए जितने भी शब्द होते हैं, वो सब सामासिक शब्द होते हैं, उन सब में तो समास होता ही होता है। लेकिन दूसरी तरह से देखिए, एक बात समझ, यहाँ पे अब जब ये पास में आए ना तो हुआ क्या, देखिए ये था चंद्र, ये था उदय, तो चंद्र प्लस उदय बना तो क्या बना आपका, चंद्रोदय बन गया। मतलब 2 शब्द साथ में आए और इन्होंने क्या कर दिया, एक अलग शब्द बनाया जिसकी ध्वनि में परिवर्तन कर दिया। देखो, ये चंद्र प्लस उदय, चंद्र उदय नहीं है। चंद्र प्लस उदय ध्वनि परिवर्तन कब नहीं होगा, जब ये चंद्र प्लस उदय को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे चंद्र उदय, मैं चंद्र उदय लिखूंगा, इसको चंद्र उदय लिखूंगा मैं इसको, तब तो ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन चंद्र प्लस उदय को मैंने चंद्र उदय नहीं लिखा, मैंने इसे चंद्रोदय लिखा, तो मतलब क्या हो गया, इसमें ध्वनि परिवर्तन हुआ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब संधि में
संधि में दो शब्द जब पास में आते हैं तो जो शब्द बनता है समास बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, ध्वनि में परिवर्तन होता है। अब दूसरे तरह से समास तो है, संधि है, समास भी। दूसरी तरह भी जैसे मैं कहता हूं पाठशाला, मैंने क्या बोला, पाठशाला, मैंने बोला ये दो शब्द हैं। शब्द कितने आप, ये दो शब्द हैं। अब जरा एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे ये चिन्ह वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, मैंने बोला पाठशाला। अब मैं इन दो शब्दों को, एक शब्द है पाठ, एक शब्द कौन सा इसमें शाला है, इन दोनों को मैं आप साथ में लेकर के आ रहा हूँ। एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे तो शब्द क्या बनेगा आपका, पाठशाला, शब्द पाठशाला बनेगा, ठीक है। अब एक बात समझे यहाँ पे, देखिए पाठ एक शब्द है, शाला एक शब्द है, दोनों मिलकर के पाठशाला हो गए, ठीक है। एक सार्थक शब्द तो बन गया, दोनों शब्द पास में भी आ गए हैं, तो भाई समास तो हो गया, समास तो हो गया। लेकिन ध्वनि में परिवर्तन, ध्वनि में परिवर्तन नहीं हुआ, यही तो मतलब इसका, ध्वनि में परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पाठशाला अलग अलग बल लिखा था मैंने, तब मैं सब पाठशाला पढ़ रहा था, अब मैं साथ में लिख दिया तब भी मैं पाठशाला पढ़ रहा हूँ, ठीक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे समास हमारे सामने दो रूप में आता है, एक तो ध्वनि में परिवर्तन के साथ यानी कि संधि के रूप में आता है, एक होता है ध्वनि में परिवर्तन के बिना। इस तरह से भी समास हमारे सामने आ जाता है, ठीक होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझ पे, तीसरा एक और तरीके से समास हमारे सामने आता है, जब हम जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, हमने लिखा माता पिता, हमने क्या लिखा यहाँ पे, माता पिता लिखा, ठीक है। इसमें इस वाले समास में क्या हुआ, हमने एक शिरोरेखा का यूज करते हैं, इसमें भी ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें शब्द में एक शिरोरेखा नहीं आती है, माता डैश पिता हम लगाते हैं। ये हम क्यों, हम कैसे लगा रहे हैं, योजक चिन्ह कहाँ पे लगता है, कहाँ नहीं लगता है, ये हम आगे बातें करेंगे, ठीक है ना। मतलब इसमें भी हमारे क्या हुआ, ध्वनि, इसमें हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ध्वनि में परिवर्तन तो यहाँ पे हुआ, बट इसमें शिरोरेखा एक नहीं है। तीसरा, इस तरह से भी आपका जो समास है वो आपका पद आपका बन सकता है, ठीक। अब देखिए तो समझ में क्या गया आपका, समास में तीन तरह से आपके साथ में आ सकते हैं, एक तो इस तरह से आ सकता है, एक इस तरह से आ सकता है, जब शिरोरेखा एक होगी ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ, एक शिरोरेखा एक नहीं होगी बट ध्वनि में परिवर्तन इसमें भी आपका नहीं हुआ, ध्वनि में परिवर्तन हुआ गया। भाई माता पिता को माता पिता तो बोलूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जरा बात समझते हैं, अब होता क्या है, बेसिकली वो हो क्या रहा है, भाई हो क्या रहे हैं, दो पद पास में आ रहे हैं, दो पद पास में आ रहे हैं, दो पद पास में आ रहे हैं, ठीक है। तो समास में होता क्या है, दो पद क्या होते हैं इसमें पास में आते हैं, जरा समझाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। चलिए तो समास में क्या होता है, कहा मैंने यहाँ पे, दो पद क्या होते हैं इसमें पास में आते हैं। अब देखिए जब दो पद अगर पास में आएंगे, पद कितने हैं आपके, दो, एक पद ये है और दूसरा पद आपका ये है, ये दो पद क्या, दो पदों को क्या लाना है, पास में लाना है, इन दो पदों को कहाँ लाना है, पास में लाना है, तभी तो समास होगा। लेकिन लाना कैसा है, उपयुक्त तरीके से लाना ना, ठीक है। अब बात यह है, आप सोचो ये दो पद पास में कितनी तरह से आ सकते हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा समास कितने प्रकार का होता है, ठीक है। क्या आपको अनुमान है, क्या आप मुझे बता सकती हो समास कितने प्रकार का होता है, मतलब दो पदों को हम पास में कितनी तरह से ला सकते हैं। ओ भैया एक बात समझो, देखो दो पदों को पास में हम चार तरह से ला सकते हैं, तो इसका मतलब सर क्या होता है, समास भी आपके चार प्रकार के होते हैं। अभी आप 6 प्रकार के मत समझ लेना, समास 4 ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि दो पद पास में आपके 4 ही तरह के आ सकते हैं। वो कौन कौन से आ सकते हैं, यहाँ पे एक तरीका क्या हो सकता है, मैंने कह दिया आपका यहाँ पे देखो, एक हो गया ये आपका पहला पद, ये क्या होगा आपका पे, ये आपका पहला पद, ये हो गया आपका दूसरा पद। ये दोनों अगर पास में आएंगे तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पहला पद क्या हो, प्रधान हो, पहला पद क्या हो, प्रधान हो, और दूसरा पद प्रधान न हो। एक कंडीशन ये बन सकती है, ठीक है। समस्या समास में यही है कि आखिर प्रधान का मतलब क्या है, किसमें हम बोलेंगे पहला प्रधान, किसमें हम बोलेंगे दूसरा प्रधान, आखिर ये चक्कर क्या है, इन सब बातों को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। चिंता नहीं करने का है, अगर समास आपने मेरे साथ में खत्म कर लिया तो मतलब वो खत्म हो गया है ना, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरे तरीके में दो पद है, इसमें क्या है आपका पहला पद प्रधान नहीं है लेकिन दूसरा पद प्रधान है, पहला पद प्रधान नहीं है दूसरा पद प्रधान है। भाई ये दो ही पद तो हैं, या तो पहला प्रधान होगा या फिर दूसरा, या पहला प्रधान होगा या फिर दूसरा प्रधान होगा। अगर पहला प्रधान है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा प्रधान है तो पहला नहीं होगा, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो दोनों पद हैं ये भी प्रधान हो, ये भी प्रधान हो। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों पद प्रधान हो। और चौथी कंडीशन भैया क्या हो सकती है, चौथी कंडीशन क्या हो सकती है बताओ तो, ये भी प्रधान नहीं है, ये भी प्रधान नहीं है,
यही तो हो सकती है चौथी कंडीशन। क्या कुछ और हो सकता है? क्या कुछ और तो हो ही नहीं सकता, यही तो हो सकता है। अब जरा ध्यान समझिए यहाँ पे, जब समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है? अगर ये पहला पद इसमें लग गया है, अब इस पूरे पद में कोई चेंज नहीं होगा। पहला पद अगर लग गया है तो लग करके अब जो पूरा बना हुआ है ना, उसमें अब कोई चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया है? कैसे अभी समझाता हूं। देखिए यहां पे पहला पद अगर प्रधान है, दूसरा प्रधान नहीं है, तो इस तरह के समास को हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं अव्ययी भाव समास। अब देखिए समझिए यहां पे, जब पहला पद प्रधान ना होकर के दूसरा पद प्रधान होता है, इस समास को हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं इसको? तत्पुरुष समास इसे कहा जाता है। आपको बात समझ आ रही? ठीक है। अब देखिए तीसरे किताब में जब पहला पद और दूसरा पद ये दोनों प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा दोनों जब प्रधान होंगे, इसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। और चौथा, जब पहला और दूसरा कोई प्रधान ना हो, ठीक है, कोई प्रधान ना हो, इसी को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। जरा एक एक एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं, फिर थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, अव्ययी भाव का मतलब, अगर पहला पद प्रधान है का मतलब क्या है? अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज का मतलब क्या है सर? उसमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पे जितने भी व्याकरणिक चीजें हैं, इनके आधार में उसमें अब कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूं, मैंने एक शब्द लिखा प्रतिदिन। ये प्रति क्या है? अब ये अगर प्रति लग गया है ना, अगर अब ये प्रति लग गया है, तो अब किसी भी कंडीशन में इस पूरे शब्द में अब कोई चेंज नहीं होगा। देखो, दिन शब्द से तो दिनों बन जाता है, लेकिन प्रति अगर लग गया, अब प्रति लग गया तो प्रतिदिन से प्रतिदिनों नहीं बनेगा। प्रति शब्द से प्रतिदिनों नहीं बनता है। इसका मतलब क्या है? अगर ये लग गया तो अब ये जो शब्द है ना, ये अव्यय बन गया। अव्यय क्या होता है? जिसे अब हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आपका बे अव्यय कहा जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देखिए जरा बात समझिए यहाँ पे। तो यहां पे समास कौन सा हो गया? बे, यहां समास हो गया आपका बे अव्ययी भाव समास। ठीक है। लेकिन इसी की जगह पे आप यहाँ पे, इसी के पे अगर मैं बोलता हूं, देखो बे, मैं बोलता हूं प्रतिलिपि कहता हूं। मैं क्या कहता हूं? मैं प्रतिलिपि कहता हूं। मैंने क्या कहता? मैंने अगर यहाँ पे प्रतिलिपि कह दिया है, देखिए प्रतिलिपि में भी प्रति लगा हुआ है लिपि में, लेकिन यहां पे अव्ययी भाव समास नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिलिपि से शब्द आपका प्रतिलिपियां बन जाता है। प्रतिलिपि शब्द क्या बन जाता है? आपका प्रतिलिपियां शब्द बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रति लगने से इसमें अव्यय का गुण नहीं रहा, इसमें रूप बदलने का गुण नहीं रहा, तो ये अव्ययी भाव समास नहीं है, ये अव्ययी भाव समास है। और एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे, जब प्रति लगने से अव्यय का गुण ही नहीं आया, तो इसमें कहां से अव्ययी भाव समास हो गया? अव्ययी भाव समास की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है, वो होती है अपरिवर्तनशीलता। मतलब अगर अव्ययी भाव समास है तो उसमें अव्ययी लगने के बाद अब किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होगा। यही मतलब है इसका। अब देखिए समझिए यहाँ पे, क्या आपको बात समझ आ रही है? दूसरी बात देखिए, तत्पुरुष समास में क्या होगा? तत्पुरुष समास में क्या होगा? इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, पहला पद प्रधान नहीं होगा। देखिए समझिए पे, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, मैंने लिखा राजपुत्र, मैंने लिखा बे राजपुत्र, मतलब क्या है? राजा का पुत्र है ये। ठीक है। मैं कहूंगा, अगर मैं कहूं बे राजपुत्र खा रहा है। अब मुझे आप ये बताओ, यहां पे राजा खा रहा है कि पुत्र खा रहा है? खा कौन रहा है? खा कौन रहा है भाई? खा तो पुत्र रहा है, राजा थोड़े ना खा रहा है। तो प्रधान कौन है? बात किसके बारे में हो रही है भाई? पुत्र के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, अब यहां पे मैं पुत्र को किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं राज को चेंज कर सकता हूं। भाई मैं राजपुत्र की जगह मैं बोलता हूं किसान का पुत्र कह सकता हूं मैं।
राजपुत्र का मैं पे किसान कह सकता हूं। तो भाई इसको तो मैं चेंज कर दे रहा हूं ना, तो भाई ये जो चीज चेंज हो रही है वो प्रमुख कहां हुई? प्रमुख तो वो है ना जो चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है भाई, मैं यहां पे किसान का पुत्र कह सकता हूं, मैं जुलाहे का पुत्र कह सकता हूं, लेकिन पुत्र तो पुत्र ही रहेगा, पुत्र को चेंज नहीं कर सकता मैं। तो पुत्र कैसा है आपका? ये सेकंड पद क्या है? इसमें आपका प्रधान है, पहला पद इसमें प्रधान नहीं है। समास कौन सा हुआ? तत्पुरुष समास। ध्यान रखना, ये जो तत्पुरुष समास होता है ना, यही समास आपका दो प्रकार का होता है। एक होता आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास होता है, ठीक है, और दूसरा इसमें आपका होता है द्विगु समास। द्विगु समास इसका मतलब, क्योंकि तत्पुरुष समास के ये दो भेद हैं, इसका मतलब कर्मधारय समास में भी क्या होगा? पहला पद अप्रधान होगा, दूसरा प्रधान होगा। द्विगु समास में भी क्या होगा? पहला प्रधान होगा, पहला अप्रधान होगा, दूसरा प्रधान होगा। ठीक है, बाकी इनको मैं सबको आगे आपको अलग अलग समझाऊंगा। ठीक है ना, अभी तो हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा आपका होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब क्या है? इसमें ये भी प्रमुख है और ये भी प्रधान है, दोनों प्रधान है, मतलब दोनों में से मैं किसी को भी चेंज मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूं, मैंने कहा भैया दाल रोटी, मैंने क्या बोला यहाँ पे? दाल रोटी कहा, तो इसमें दाल का भी अपना महत्व है, रोटी का भी अपना महत्व है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, इसमें दोनों पद प्रधान है। ठीक हो गया? ठीक है, अब किसी के दिमाग में हो सकता है ये आ रहा हो, सर मैं दाल रोटी की जगह पे मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे दूध भात कर देता हूँ। भाई मैं क्या करता हूँ? मैं दूध भात कर देता हूँ, ये आ रहा हो किसी के मन में? भाई दूध भात आपने कर दिया तो इसमें दूध भी प्रधान है और इसमें आपका भात भी प्रधान है। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो, सर मैं दाल रोटी की जगह मैं दूध रोटी कर देता हूँ, दूध रोटी करता हूँ, और भैया तब भी तो दूध भी प्रधान है, रोटी भी प्रधान है। ठीक है, दूध ही प्रधान है, रोटी प्रधान है, क्योंकि भैया मैं दोनों को मिला के ही तो मैं दूध रोटी खा रहा हूँ, यहाँ मैं इन दोनों को मिला के तो दाल रोटी खा रहा हूँ, यहाँ मैं इन दोनों को मिला के दाल भात खा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों पद मुझे क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे प्रधान दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरी कंडीशन में क्या हो सकती है? दोनों प्रधान ना हो, दोनों प्रधान नहीं है, ये किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं? बहुब्री। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैंने कहा नकटा, मैंने एक शब्द क्या लिया? नकटा। ठीक है, नकटा का मतलब क्या है? जिसका नाक कटा हुआ है, जिसका नाक कटा हुआ है। ठीक है, तो नकटा का मतलब क्या हो गया? नाक और कटा, ये तो मतलब है इसका, नाक और कटा। ठीक है, लेकिन क्या नकटा का वास्तव में मतलब नाक कटा होता है? नहीं, नकटा का मतलब तो होता है बेशर्म। नकटा मतलब क्या होता है? बेशर्म होता है। ठीक है, तो इसके दोनों शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं है, ये कोई तीसरा अर्थ दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बहुब्री समास कहते हैं। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई हैं? मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपको कुछ बेसिक बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, जरा हम देखते हैं अव्ययी भाव समास को। किसको देख रहे हैं हम अभी? अव्ययी भाव समास। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं अब अव्ययी भाव समास पे। पहला समास देखिए, इस शब्द से ही मुझे लग रहा है ये सर कैसा समास है? अव्ययी भाव का मतलब क्या है? जिसमें अव्यय का भाव है। इसका मतलब क्या है? जिसमें, इसका मतलब क्या है? जिसमें किसका भाव है? जिसमें अव्यय का भाव है। ठीक है सर, ये अव्यय का भाव का मतलब क्या है? अव्यय का मतलब है जो चेंज नहीं होगा। अव्यय का मतलब क्या है? अव्यय मतलब जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जो टूटे ना, जो अपना रूप चेंज नहीं करे। ठीक है, तो अव्ययी भाव का मतलब क्या है? जो बदले ना, जो बदले ना, इसे हम कहेंगे, यानी कि जो हमेशा क्या होगा? आपका एक जैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, ये तो मतलब है इसका। ठीक है, जिसमें अव्यय का भाव होगा मतलब जो कभी नहीं बदलेगा, मतलब जो हमेशा एक जैसा रहेगा। ठीक है, अव्यय लगने के बाद अगर हमेशा एक जैसा रहेगा का मतलब सर क्या है? मतलब यह है कि इसमें अब लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पे अब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ज्यादातर जो चेंज आपको दिखेंगे वो आपको वचन के आधार पे दिखेंगे। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, वचन के आधार पे कोई चेंज हो तो नहीं रहा है। अगर वचन के आधार पे कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो समास कैसा होगा? आपका अव्ययी भाव समास होगा। मैंने अभी आपको बताया था अव्ययी भाव समास में सर क्या होता है? जिसमें क्या होगा? आपका दो पद में से पहला पद क्या होगा? इसमें आपका प्रधान होगा,
दूसरा पद आपका इसमें प्रधान नहीं होगा। यही तो मतलब है इसका। पे अब देखिए इधर यहाँ पे हम कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया, जिसमें क्या होगा, अव्यय का भाव होगा जो बदलेगा नहीं, हमेशा एक जैसे रहेगा। सर कैसे नहीं बदलेगा, लिंग वचन काल कारक इत्यादि के आधार पर ये नहीं बदलेगा। एक बात आप समझना भाई, इसका मतलब ये जो अव्ययी भाव समास है इसकी मूल भावना, मतलब जो इसमें सबसे जरूरी चीज है, जिसके लिए जो हमें चाहिए ही चाहिए है अव्ययी भाव समास में, वो क्या चीज है आपकी, अपरिवर्तनशीलता। अपरिवर्तनशीलता मतलब वो किसी भी हाल में चेंज नहीं होना चाहिए है, वो समास आपका अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, शॉर्ट में समझना, कम बोलना, ज्यादा समझना। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूं। मैंने एक शब्द लिखा अनुबंध, मैंने एक शब्द क्या लिखा, अनुबंध लिखा। इसमें सर एक शब्द क्या है, एक शब्द क्या है इसमें आपका बंध है। जैसे प्रतिदिन में था, प्रति प्लस दिन था। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ इसमें अव्ययी भाव समास है या नहीं है। सर कैसे पता चलेगा, क्या इस अनुबंध शब्द से कोई शब्द बन रहा है क्या। जैसा आपका वहाँ पे जो आपका शब्द था, मैंने आपको प्रति प्लस लिपि बताया था, तो प्रति प्लस लिपि से प्रतिलिपियाँ बन जा रहा था। तो ऐसे अनुबंध शब्द से क्या सर अनुबंधों शब्द बनता है। अगर आपको बनता है तो अव्ययी भाव समास नहीं है, क्योंकि अपरिवर्तनशीलता का गुण इसने खो दिया है। और अगर नहीं बनता है तो इसमें अव्ययी भाव समास है। जैसा कि मैं जानता हूं अनुबंध से अनुबंधों बन जाता है, अनुबंध से अनुबंधों बन जाता है, शब्द होता है अनुबंधों। ठीक है, उसने अनुबंधों को तोड़ दिया, उसने अपने सारे अनुबंधों को तोड़ दिया। ठीक है, तो अनुबंध से अनुबंधों शब्द बन जाता है, इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। जैसे बोलता पे प्रतिक्रिया, मैंने क्या बोलता पे प्रतिक्रिया, मैंने कहा प्रतिक्रिया। सर प्रतिक्रिया, एक इसमें आपका प्रति है, एक आपका क्रिया है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या प्रति लिखने से इसमें चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रति लगने से इसमें चेंज हो रहा है भाई। प्रतिक्रिया से प्रतिक्रियाएं बन जाता है। प्रतिक्रिया से क्या बनता है आपका, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रियाएं बन जाता है, क्रियाएं बन जाता है। तो इसका मतलब इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। मैं बोलता यहाँ पे, मैंने बोला अनुकरण, मैंने क्या बोला, मैंने बोला अनुकरण। ठीक है, तो अनुकरण में अनुकरण से अनुकरणों शब्द नहीं बनता है। ठीक है, अनुकरण शब्द इसमें नहीं बनता है। मतलब इसमें देखिए, इसमें जो ये अनु है, अब ये एक अव्यय की तरह काम कर रहा है। ये बोल रहा है अगर मैं लग गया हूं तो अब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम किसी भी लिंग वचन कारक काल के आधार पे अपना रूप परिवर्तन कर दो। तो अब इसमें समास कौन सा है, इसमें समास है अव्ययी भाव समास। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं प्रतिघात, मैंने क्या लिखा शब्द यहां पे, प्रतिघात। प्रतिघात से प्रतिघातों, प्रतिघातियां, प्रतिघात, ठीक है, ये सब नहीं बनता है। तो प्रतिघात में भी क्या है आपका अव्ययी भाव समास है। क्या आपको अव्ययी भाव समास समझ में आ गया है, इसकी मूल भावना समझ में आ गई है, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा आपको आ गई होगी। अब देखिए अव्ययी भाव समास जो है ये 4 तरह से बनता है। अव्ययी भाव समास जो है ये आपका 4 तरह से बन जाता है। जरा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास कितना तरह बनता है, बे 4 तरह से बनता है। सर कैसे कैसे बनता है, देखिए पहला ये आपका 4 तरह से बनता है, 4 तरह से बनता है, से बनता है। पहला सर कैसे बनता है, जब पहला पद, देखिए पहला पद उपसर्ग होता है। पहला पद जो आपका उपसर्ग जब होता है तो वहां उस तरह से भी आपका अव्ययी भाव समास आपका बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला आपके यहाँ पे प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसमें क्या लग गया आपका, पहला उपसर्ग लग गया। ठीक है, और यही क्या है आपका, यही क्या है आपका प्रधान भी है, पहला प्रधान है। ठीक है, क्योंकि इसी के लगने से तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, वरना दिन से तो दिनों बन जाता है। ये इतने दिनों तक बाहर रहा, वो इतने दिनों तक घर नहीं आया, तो दिन से तो दिनों बन जाता है। लेकिन प्रतिदिन से प्रतिदिनों नहीं बनता है, वह प्रतिदिनों तक बाहर रहा, ऐसा नहीं होता है, शब्द नहीं बनता है। तो इसमें इसकी वजह से इसमें किसका गुण आ गया, अव्यय का गुण आ गया, रूप नहीं बदलने का गुण आ गया। तो समास सर कौन सा हुआ, प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, मैं बोलता हूं यहाँ पे, मैं बोलता हूं अधिगम, मैंने बोला अधिगम। ठीक है, अधिगम में आगे से क्या लगा हुआ आपका बे, अधिगम में आगे से आपका इसमें पे अधि लगा हुआ है, पीछे आपका गम है।
अधिगम से अधिगमो नहीं बनता है। अधिगम का सर मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का सर मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब है सीखना, ठीक है। तो अधिगम से जो आपका शब्द है वो अधिगमो कभी नहीं बनता है। इसका मतलब सर इसमें भी क्या है आपका? अव्ययी भाव समास है। सेकंड देखिए यहाँ पे दूसरा होता क्या है, जब पहला पद, देखिए यहाँ पे पहला पद अव्ययी हो। पहला पद क्या होगा आपका? अव्ययी हो। देखिए यहाँ पे एक बात समझा, पे पहला पद आपका उपसर्ग हो सकता है और पहला पद आपका अव्यय, ठीक है। पहला पद अव्यय का मतलब है कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, वो अगर लग जाते हैं तो वो अपने आप ही हमेशा के लिए अव्ययी भाव समास बन जाता है। देखिए यहाँ पे मतलब इसमें देखिए, इसमें पहला पद उपसर्ग है, अव्यय नहीं है, उपसर्ग है ये। अरे आपको पता है, आपने संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग आपने पढ़े होंगे, है कि नहीं है? आपने पढ़ा होगा संस्कृत के सर इतने उपसर्ग होते हैं कामता प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से, तो ये तो उपसर्ग है। लेकिन अव्यय क्या होते हैं? अव्यय तो अलग होते हैं ना। आपने हिंदी में अव्यय आपने पढ़े होंगे, अव्यय अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक शब्द आपका है यथा, जैसे शब्द आपका यहाँ पे शब्द आपका है यथा, ठीक है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया यथा समय, मैंने क्या बोलता? यथा समय बोल दिया, समय के साथ, ठीक है, समय के अनुसार। देखिए जब यथा कहीं भी अगर लगेगा ना, क्योंकि यथा अपने आप में एक अव्यय है और ये कहीं भी लग जाएगा तो अब ये यथा समयो नहीं बनेगा। अगर यथा कहीं पे भी लग गया, जैसे यथा समय में लग गया, यथा विधि में लग गया, ये आपका यथा विधि में आपका लग गया, कहीं पर भी अगर ये आपका लग गया यथा, तो अब इस पूरे शब्द में कोई चेंजेज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला पद उपसर्ग भी हो सकता है, अगर उपसर्ग लगने के बाद कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये उपसर्ग हमेशा काम नहीं करता है। जैसे ये प्रतिदिन में आपका प्रतिदिनों नहीं बना रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया में ये प्रतिक्रियाएं बना दे रहा है। इसका मतलब ये है, डिपेंड करता है कि प्रति जो उपसर्ग है वो किस पे लगा हुआ है ना। लेकिन अव्यय वो है, अगर ये लग गया तो ये लग गया, कहीं पे भी लग जाएगा तो वो उसको अब ये चेंज होने ही नहीं देगा, वो अव्यय है। लेकिन उपसर्ग के साथ में ऐसा नहीं है, उपसर्ग में कहीं पे चेंज हो भी सकता है, कहीं भी चेंज नहीं भी हो सकता है। तो यथा लग गया मतलब ये लग गया, ठीक है ना। तीसरा देखिए यहाँ पे थर्ड क्या होता है, अगर आपका जो पहला पद है, दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद अगर आपका इसमें क्या है? अव्यय है। लिखो दूसरा पद आपका इसमें क्या है? अव्यय है। दूसरा पद अव्यय, ठीक है। सर ये दूसरा पद अव्यय का मतलब क्या है, जरा आप इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। दूसरा पद सर अव्यय का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक शब्द बोला, यहाँ पे मैंने लिखा सरयू पार, मैंने क्या लिखा? यहाँ पे सरयू पार, ठीक है। अब आप मुझे यही बताओ, इसमें पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है? पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे पहला पद प्रधान है कि दूसरा? देखिए यहाँ पे सरयू और ये है पार, ठीक है। सरयू पार, देखिए सरयू की जगह मैं यहाँ पे गोमती पार भी कर सकता हूं। भाई सरयू की जगह मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे गोमती पार लिख दिया, यहाँ पे गोमती पार, यहाँ पे मैं गंगा पार लिख सकता हूं। पार चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बात समझना, अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान समझना, सरयू पार का मतलब क्या है? सरयू के पार। सरयू पार का मतलब क्या है? सरयू के पार। कभी कभार क्या होता है, अव्यय ये पीछे भी लगा होता है, लेकिन अगर लग गया तो अब ये इसमें कोई चेंज नहीं होने देगा, सरयू पारो शब्द नहीं होगा, तो समास कौन सा होगा? इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, यहां पे मैंने कहा दिन भर, ठीक है, ये भर लग गया, अब ये दिन भरो नहीं बनेगा, दिन भरो नहीं होता, ठीक है। वो दिन भर काम नहीं कर रहा है, दिन भरो काम नहीं कर रहा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेकंड पद इसमें अव्यय लग गया है, अब भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आप समझे क्या मत समझे? आप देखिए यहाँ पे इसमें कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, देखिए पहला पद प्रधान कौन सा इसमें? यहाँ पे ये वाला, मतलब जो इसमें एक्चुअली देखो इस शब्द में मुझे ये दिख रहा है, इस शब्द में ये दिख रहा है मुझे, लेकिन अव्यय लगा हुआ है और अब ये अपरिवर्तनशील बन गया है।
सेकंड पद की वजह से ऐसा हुआ है, फिर भी इसमें अव्ययी भाव समास है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे दिन भर की जगह मैं दिन को चेंज करके मैं रात भर कर सकता हूं, लेकिन भर मुझे लगाना ही पड़ेगा ना। इस दिन की जगह मैं रात कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन भर भर रहेगा, दिन भर, रात भर, दोपहर भर, बराबर जो भी है, पेट भर, कुछ भी। दिन की जगह मैं कुछ भी लगा सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, लेकिन भर को मैं चेंज नहीं कर सकता। क्या आपका ठीक है? अब देखिए चौथा तरह से बनता है पे, ये पद की आवृत्ति अगर कहीं पे हो जाती है, ये सब कंडीशंस हैं, ध्यान रखना, ये सब कंडीशंस हैं, इन कंडीशनों में भी अव्ययी भाव समास होता है। हमारे दिमाग में केवल ये रहता है ना कि पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, यही रहता है ना, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। मूल भावना क्या है? अव्ययी, मतलब चेंज नहीं होने वाला भाव आना चाहिए, वो कैसे भी आएगा, ठीक है। देखिए अगर आप जब पदों की पुनरावृत्ति अगर कहीं पे हो जाती है ना, तो वहां पे भी आपका अव्ययी भाव समास ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे घर 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 घर, ठीक है। देखिए घर से तो घरों बन जाता है, घर से घरों बन जाता है, लेकिन घर घर से घरों घरों नहीं बनता, घरों घरों नहीं बनता। घर से घरों बन जाता है, लेकिन घर घर जब आ गया ना, अब इससे घरों घरों नहीं बनेगा। जब भी शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है तो वो अपरिवर्तनशीलता का गुण ले लेता है, उसमें कोई चेंजेज अब नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। जैसे मैं मैंने लिखा मंद मंद, मैंने क्या लिख दिया? मंद मंद लिख दिया मैंने। कौन सा समास हो गया सर यहाँ पे? समास कौन सा है सर यहाँ पे? अव्ययी भाव समास है। मंद से मंदो बन जाएगा, मंदी बन जाएगा, मंदी बन, लेकिन मंद मंद से अब मंदी मंदी नहीं बनेगा। मंद मंद मतलब धीरे धीरे बन गया, तो ये बन गया, ठीक है। तो चार तरह से क्या बन सकता है आपका बे? अव्ययी भाव समास बन सकता है, ठीक है। अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं समझाने के लिए आपको, ठीक है। आपको अव्ययी भाव समास समझ में आ गए हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में ये आ जाना चाहिए है, इसमें ऐसी कोई खास विशेष बात नहीं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूं, पहले यहाँ पे अतिरिक्त, मैंने लिखा अतिरिक्त मैंने लिखा, ठीक है, अतिरिक्त। आप मुझे बताओ, क्या अतिरिक्त से अतिरिक्त तो बनता है? क्या अतिरिक्त से अतिरिक्त तो बनता है? नहीं, अति प्लस रिक्त, इससे अतिरिक्त तो नहीं बनता है। लिंग वचन काल के हिसाब से चेंज नहीं होता है। समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास, ठीक है। मैंने कहा आजन्म, मैंने क्या कहा? आजन्म, ठीक है। तो आ लग गया, अब जन्म में कोई चेंज नहीं हो सकता है, तो भैया कौन समास है यहाँ पे? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अगला मैं यहाँ पे मैं कहता हूं अत्यधिक। देखिए अत्यधिक से अत्यधिको नहीं बनता है, ये अति प्लस अधिक से बना हुआ है, अति प्लस अधिक से बना हुआ है, यण संधि से बना हुआ है ये, बट अत्यधिक से अत्यधिको नहीं बनता है। जैसे अनेक से अनेकों नहीं बनता, अत्यधिक से अत्यधिकों नहीं बनता है। समास कौन सा है सर? अव्ययी भाव समास है, ठीक हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रतिहिंसा, ठीक है। यहाँ पे तो प्रतिहिंसा से प्रतिहिंसाएं नहीं बनता, प्रतिहिंसा से प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसो, ये सब नहीं बनता है, इसलिए समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। मैं बोलता हूं यथाशक्ति मैंने कहा, अब ये इसमें तो दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां पे आपका आ जाता है, वहां पे कभी भी कोई भी अब चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यथा अपने आप में क्या होता है? एक अव्यय होता है। यथाशक्ति बोल दूं, मैं कहता हूं यहाँ पे यथा योग कह दूं, यथा योग, ठीक है, यथा, ठीक है, जो भी यथा, कहीं भी आपका यथामति कह दूं, कहीं पे भी अगर आपका यथा लग गया तो उसमें कोई चेंज अब होने वाला नहीं है, ठीक है। अगले यहाँ पे अब मैं बोलता हूं, मैंने आपसे कह दिया पूर्ववर्ती, देखिए यहाँ पे मैंने कहा पूर्ववर्ती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूर्व तो चेंज हो सकता है, ठीक है, पूर्व तो चेंज हो सकता है। पूर्व की जगह मैं यहाँ पे उत्तरवर्ती कर सकता हूं, दक्षिणवर्ती कर सकता हूं। मतलब कहने का मतलब क्या है? इसमें सेकंड पद प्रधान लग रहा है मुझे, सेकंड पद, जबकि अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। यही तो अभी थोड़ी देर पहले भी था, ठीक है, यही थोड़ी देर पहले भी तो मैं आपको यही समझा रहा था। देखिए यहाँ पे जैसे मैं दिन भर बोल रहा था, रात दिन भर, मैं पीछे वाला प्रधान हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा है, दिन चेंज हो जाएगा। दिन की जगह मैं पेट भर कर सकता हूं, ऐसी पूर्व की जगह मैं उत्तरवर्ती कर सकता हूं। लेकिन जब ये लग गया उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती लग गया, तो अब पूर्ववर्ती को आप पूर्ववर्तो नहीं कर सकते हैं, पूर्ववर्ती शब्द आपका पूर्ववर्तो नहीं बनता है। तो कौन सा समास है यहाँ पे? समास कौन सा है? ये अव्ययी भाव समास है। जबकि मैं देख रहा हूं कि पहला पद जो है ये चेंज हो जा रहा है, मतलब उतना प्रधान नहीं लग रहा है, ठीक है। पूरा जो पद है वो कैसा है?
परिवर्तनशील पद है। मूल भावना इसकी अपरिवर्तनशील ही है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जब मैं बोलता हूं अतिवृष्टि, मैंने क्या बोला पे अतिवृष्टि कहा, मैंने अतिवृष्टि कहा। क्या आपको ये अपवाद समझ में आ रहे हैं? अपवाद तो नहीं कहेंगे इनको, बट मूल भावना आपको समझ में आनी चाहिए, तब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वरना तो आप कहोगे सर इसमें तो दूसरा पद प्रधान हो गया है, ये तो बड़ी लफड़ी वाली बात हो गई। नहीं, वो लगने के बाद पूरा जो शब्द है आपका वो अपरिवर्तनशील है ना, पूरा शब्द कैसा है? अपरिवर्तनशील है। अतिवृष्टि से आपका अतिवृष्ट है, अतिवृष्टो शब्द आपका नहीं बनता है, ठीक हो गया, ठीक है। देखिए अभी एक बात सुना, मैं बोलता हूं निगोड़ा, निगोड़ा, ठीक है, निगोड़ा। देखिए अबे नी प्लस गोड़ा, गोड़ा क्या होता है? गोड़ा घुटने को कहते हैं, तो निगोड़ा मतलब क्या होता है? जिसके घुटने नहीं हो, जिसके घुटने न हो उसे बोलते हैं निगोड़ा। तो देखिए अबे अब निगोड़ा का निगोड़ो नहीं होता, निगोड़ो नहीं होता, निगोड़े निगोड़े कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब नी लगने से अब गोड़ा में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो समास कैसा हो गया आपका? अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। क्या आपको जैसे यहाँ पे मिल गया न्यून, मिल गया न्यून, कैसा बना सर? नी प्लस ऊन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। समास कौन सा है सर? इसमें तो आपका यण संधि है, सॉरी यण संधि, इसमें समास तो आपका अविभाव समास है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपका नी लगने के बाद अब न्यून में न्यूनो नहीं बनता है, न्यूनो नहीं बनता है, वचन के हिसाब से, लिंग वचन कारक के हिसाब से चेंज इसमें नहीं होता है, तो समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। क्या आपको अव्ययी भाव समास समझ में आ गया है? ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको अव्ययी भाव समास अब आपको गलत आप नहीं करेंगे, ठीक है। अव्ययी भाव समास थोड़ा सा बड़ा समास है, तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा समास है, ठीक है। इसके बाद मैं आपकी 2 लेक्चर में आपको और दूंगा, एक तत्पुरुष समास में जहां मुझे 3 समास कवर करने होंगे, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय होगा और दियो हो गया, और फिर एक वीडियो इसमें और आएगी। 3 लेक्चर में आपका समास जो है पूरा धराशायी हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका सवाल जो है वो गलत नहीं होगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब जरूर करना। 3 महीने तक कंटिन्यू सीरीज चलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं आपको कराने वाला हूं, जहां मुझे लगता है कि आपको दिक्कत है। एक टीचर के नाते तब पता चलता है ना कि बच्चों को कहां दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से मैं आपको ये सब चीजें कराने वाला हूं सारी सब्जेक्टों में, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी सर की जो आपकी जो टफ वाले सब्जेक्ट जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, साइंस है, इनको पहले करा दूं, तो मैं उनको पहले करा दूंगा, चिंता करने का नहीं, ठीक है ना। वो चीज़ आपकी पहले हो जाएंगी, साइंस और इकोनॉमिक्स जो है वो पहले कर लेंगे, और जो इतिहास और भूगोल वाला सेक्शन है उसको बाद में कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। कोई इश्यू वाली मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।